हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। आज मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लास्ट क्लास आप लोग का लेने जा रहा हूं, जिसमें जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स थे उनको मैं क्लियर कर रहा हूं। जिसमें आज का पहला टॉपिक है डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? तो डेटर का मतलब देनदार। देनदार का मतलब होता है कि जिसे हमारी संस्था ने या हमने क्रेडिट सेल किया है, उधार माल बेचा है, जिसे हमने उधार माल बेचा है, जिन व्यक्तियों को हमने उधार माल क्या किया है, बेचा है, उन्हें डेटर के नाम से जाना जाता है। यानी कि हिंदी में इन्हें देनदार। देनदार का मतलब जो हमें पैसा देगा वो देनदार कहलाता है। ये हमारे लिए एसेट होता है। अगला आइटम है क्रेडिटर। क्रेडिटर जस्ट डेटर का अपोजिट होता है। क्रेडिटर का मतलब लेनदार। लेनदार का मतलब जिनसे हमने उधार माल परचेज किया है, यानी जो हमसे पैसा लेने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि आप बता सकते हो कि डेटर एसेट होता है और क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है, क्योंकि डेटर से हमें पैसा प्राप्त होगा और लायबिलिटी क्रेडिटर को हमको पैसा भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बैड डेप्ट का। बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है? तो बैड डेप्ट को हिंदी में कहते हैं डूबत ऋण। हालांकि इस शब्द को अगर तोड़ा जाए तो बैड मतलब बुरा और डेप्ट मतलब कर्ज, ऋण, बुरा कर्ज। यानी वह कर्ज, वह पैसा जो कि देनदारों से हमें प्राप्त नहीं होने वाला है, यानी जो पैसा हमारा डूब गया है, उसे बैड डेप्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे 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 यदि मैंने किसी को 10,000 रुपये का माल बेचा, तो यदि मैंने किसी को 10,000 रुपये का माल बेचा और उस 10,000 रुपये के माल में से 2,000 रुपया जो देने वाला व्यक्ति था वो कहीं चला गया, कहीं छोड़ करके चला गया, या किसी भी कारण से अब वह हमें बकाया राशि चुकाने वाला नहीं है, तो इस राशि को हम लोग बैड डेप्ट के नाम से जानेंगे। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो डूबा हुआ पैसा है कुछ दिनों के बाद हमें प्राप्त हो सकता है। तो जब डूबा हुआ पैसा हमें वापस प्राप्त हो जाएगा तो उसे बैड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से जाना जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो हम लोगों का है, वो अगला टॉपिक है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? तो एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है, एक व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है, उसकी जो मात्रा हमारे पास मौजूद होती है उसे स्टॉक के नाम से जाना जाता है। मैं फिर से आप लोगों को दोहरा दूं कि एक व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है उसकी जो मात्रा हमारे पास मौजूद होती है उसे स्टॉक या दूसरे शब्दों में इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं एक दवा का व्यापारी हूं, तो एक निश्चित तारीख को, एक निश्चित डेट को जो दवा मेरे पास मौजूद है वह दवा मेरे लिए स्टॉक यानी इन्वेंट्री के नाम से जाना जाएगा। इन्वेंट्री को दो भागों में बांटा जा सकता है, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन इन्वेंट्री को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश में जो फिनेंशियल ईयर चलते हैं वो 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च, दैट मीन्स अभी अगर हम लोग बात करें तो अभी हमारा जो फिनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, ये हमारा फिनेंशियल ईयर है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी अकाउंट को स्टार्ट करेंगे तो पिछले साल वाले जो बचे हुए आइटम्स हैं उनका लेखांकन करेंगे। तो जब 1 अप्रैल को हमने अपनी खाते बहियों को लिखना स्टार्ट करा होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ माल मेरे पास पहले से बचा पड़ा होगा।
और यही 1 अप्रैल को जो मेरे पास माल बचा पड़ा है उसे ओपनिंग इन्वेंट्री के नाम से यानी ओपनिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तारीख को हम अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं यानी बंद कर रहे हैं, तो जिस तारीख को हम अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उस तारीख को भी कुछ माल हमारे पास बचा हुआ होगा, जिसे कि क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, उसके साथ साथ फिनेंशियल ईयर जो कि हमारे देश में 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2005 यानी 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च तक होता है। अगला टॉपिक है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को थोड़ा अच्छा तरीके से समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, आगे चल के मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का मालिक अलग होता है। दोनों का एग्जिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। ये बिजनेस है और ये उनका मालिक है। तो बिजनेस का खर्चा अलग होता है, मालिक का खर्चा अलग होता है। बिजनेस के खर्च को बिजनेस का खर्च ही कहना पड़ेगा, मालिक के खर्च को मालिक का खर्च ही कहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। तो जब मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ तो उसका रेंट, चूँकि मैं रेंटेड प्रीमिसेस में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो उसका जो मैं रेंट भुगतान करता हूँ, क्या वो मेरा स्वयं का खर्च होगा या मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का? जाहिर सी बात है वो खर्च मेरा नहीं है बल्कि वो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। यानी कि जो मैंने रेंट पेड करा वो रेंट पेड असल में मेरे बिजनेस का है, मेरे प्रोफेशन का है। बट मैं यदि खुद एक किराए के घर में रहता हूं और उसका रेंट पेड करा जाए, तो मैं खुद एक किराए के घर में रहता हूं और उसका रेंट पेड करा जाए, तब वह रेंट जो होगा वो मेरे खुद का खर्च होगा। इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ड्राइंग्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ड्राइंग्स का मतलब जब व्यापार का मालिक, जब बिजनेस का ऑनर अपने खुद के प्रयोग के लिए, खुद के यूज के लिए बिजनेस से कुछ नगद रुपया या गुड्स निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, तो उसे ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता है। जैसे मेरा एक दुकान है और दुकान में मेरी आज की कुल बिक्री 10,000 रुपये की हुई। मुझे अपने बेटे का फी भी देना है, तो मैंने क्या किया कि दुकान के गल्ले में से 2,000 रुपया निकाल करके अपने बेटे की फीस चुका दी। यानी यहां पर जो 2,000 का खर्च मैं फी के तौर पर दुकान के पैसे से कर रहा हूं, ये मेरे लिए ड्राइंग्स कहलाएगा। इसके आगे मैं ये भी बतला दूं आप लोगों को कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ड्राइंग्स केवल कैश में भी हो सकता है, ड्राइंग्स गुड्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा खुद का कपड़े का दुकान है, उसमें से एक शर्ट मुझे पसंद आ जाती है और मैं वह शर्ट खुद के लिए दुकान से निकाल लेता हूं और उसका प्रयोग करना चालू कर देता हूं। यानी यहां पर मैंने जो शर्ट निकाली वो हमारे बिजनेस के लिए ड्राइंग्स कहलाएगा। तो आप लोगों ने समझा आज डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट, स्टॉक, ड्राइंग्स। आशा करता हूं आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।